Exercise 3.1. Question number 1. Find the average rate of change of the following functions over the indicated intervals. 4 पार्ट्स हैं इसके। तो इन सवालों में हमें एक तो ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इक्वेशन को देखते ही अंदाज़ा हो कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्लस उसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगी ऑन इंडिकेटेड इंटरवल। तो पहले क्वेश्चन के पार्ट्स थोड़ा स्लो और डिटेल में समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्चुअली ग्राफ भी समझ आ जाएं, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। वैसे न्यू स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो ये देख कर आएँ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पार्ट ए में डिग्री या जिसको हाईएस्ट पावर कहते हैं 2 है, और ऐसे फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होता है। अगर हमारा फंक्शन सिर्फ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होता तो उसका ग्राफ ऐसा होता, क्योंकि y इंटरसेप्ट हमने डिलीट कर दिया है। लिहाजा ग्राफ y एक्सिस को 0 पे इंटरसेप्ट करेगा। मगर हमारे क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट गिवन है +4, इसलिए ये पैराबोला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और y एक्सिस को 4 पे इंटरसेप्ट करेगा। हमने फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करने का फॉर्मूला मैं सिखा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखें, ओरिजिनल पॉइंट की एक्स पोजीशन है 2, जबकि डेल्टा एक्स यानी 2 और अगला जो पॉइंट 3 है उसके बीच में क्या है 1। पहले पॉइंट पे y की वैल्यू को लिखते हैं f ऑफ x, और दूसरे पॉइंट पे जब इंक्रीज हो जाए डेल्टा y भी तो हो जाता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, जबकि f ऑफ x प्लस डेल्टा x में हम x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखें तो ये हमारा बन जाता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अगर इसको ओपन करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब डेल्टा y ओवर डेल्टा x बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ऊपर से क्या आ जाएगा f ऑफ x की वैल्यू देखें, इस f ऑफ x के अंदर इसको डाल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे डेल्टा x। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। इनिशियल हिस्सा एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नीचे डेल्टा x। एक्स स्क्वायर से कट गया, प्लस 4 माइनस 4 से कट गया, और नीचे लिखेंगे तो डेल्टा x ऊपर हम लोग कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा 2x प्लस डेल्टा x। अब डेल्टा x से कट जाएगा और हमारे पास जो पीछे बच गया है 2x प्लस डेल्टा x, इसमें हम लोग x की जगह वैल्यू डाल देंगे 2 और डेल्टा x की जगह 1। तो देखें ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और ये 5 जो है हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और ये इस तरह समझें कि इसके अंदर जब 1 यूनिट अलॉन्ग x एक्सिस जाए तो 5 यूनिट इंक्रीज अलॉन्ग y एक्सिस होगा। तो ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज 5 है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x फ्रॉम x इज इक्वल टू -3 टू x इज इक्वल टू 3। इसमें डिग्री या जिसको हाईएस्ट पावर कहते हैं 2 है, और ऐसे फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होता है। अगर हमारा फंक्शन सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होता तो उसका ग्राफ ऐसा होता, क्योंकि y इंटरसेप्ट हमने डिलीट कर दिया है। लिहाजा ग्राफ y एक्सिस को 0 पे इंटरसेप्ट करता है। ऐसे में अगर y इज इक्वल टू एक्स हो तो उसका ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल 45 डिग्री पे, कि 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाने पे 1 यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस इंक्रीज हो। अगर y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 हो तो इसका हाफ हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स बाई 3 हो, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में भी 1/3x है, देखें तो ये y इक्वल टू एक्स का 1/3 हो जाएगा। यानी ओवरऑल आप देखें कि अगर इस तरह करके हमारा इस ग्राफ के अंदर ये पैराबोला यू पड़ा हुआ है तो, और हाथ की ओरिएंटेशन ऐसी है, तो इस लाइन की वजह से ये जो 1/3x है इसकी वजह से हमारी ओरिएंटेशन देखें राइट साइड पे टिल्ट हो रही है। देखें y इक्वल टू एक्स था, इस तरह था, x/2 राइट साइड पे टिल्ट हुआ, x/3 राइट साइड पे। तो ये हमारा ग्राफ जो है ये थोड़ा सा राइट साइड पे टिल्ट होगा, थोड़ा सा, बिल्कुल इस तरह।
और शायद इतने बड़े में सही नज़र ना आ रहा हो, अगर आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो शिफ्ट होने की वजह से थोड़ा सा इससे इसके नीचे से भी गुजरा होगा। ये देखें। तो उम्मीद है आपको ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। वापस चलते हैं। देखिए हमें जो रेंज दी गई है वो है x=-3 से x=3 तक। तो इन पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। x=-3 ये वाला पॉइंट है, और ये डेल्टा x जो दोनों के बीच में है वो 6 है, क्योंकि 3 माइनस -3 मतलब इस 3 में से माइनस कर दें -3 को तो हमारे पास 6 आ जाता है, जो कि डेल्टा x है। ये है y पॉइंट, क्योंकि पहला जो पॉइंट है x, तो ये y पॉइंट, इसको कह देते हैं f ऑफ x। और फिर यहाँ जब x से डेल्टा x इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ से ऊपर जो जा रहा है वो डेल्टा y इंक्रीज़ हो रहा है, और इस पॉइंट को कह देंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, वही जो y की वैल्यू है x² प्लस 1/3x, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में हम लोग हर वो जगह जहाँ पे x लिखा हुआ था वहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स लिख देते हैं। हमें गिवन एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला मालूम है। अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये सारी इक्वेशन लिख लेंगे, माइनस और x² प्लस 1/3x लिख देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/3x प्लस 1/3 डेल्टा x, और ये साइन चेंज हो जाएंगे इन दोनों के, -x² और -1/3x। ये देखिए -1/3x और प्लस 1/3x कट गए, प्लस x² और -x² कट गए, तो पीछे हमारे पास बच जाता है जो, उसमें से हम ऊपर डेल्टा x कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा देखें, 2x प्लस डेल्टा x प्लस 1/3। अब ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कट जाएगा, और अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। देखें x की वैल्यू क्या डालेंगे, -3, और डेल्टा x की वैल्यू क्या डालेंगे, 6। तो डालें 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, +6 प्लस 1/3 एज इट इज़। अब ये देखिए ये 6 है, और ये 2 इंटू -3 भी 6 है, तो ये दोनों आपस में कट गए, हमारे पास पीछे बच गया 1/3। तो ये 1/3 है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जो कि होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। पार्ट सी है s=2t³ - 5t + 7, और इसकी जो इंडिकेटेड इंटरवल है फ्रॉम t=1 टू t=3। इसमें जो डिग्री है जिसको हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं वो है 3। अगर ये इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो सिर्फ 2t³ होती, तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का क्यूब भी नेगेटिव होता है। तो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो ऑन एक्स एक्सिस ग्राफ लोअर साइड पे जाएगा। देखें पॉजिटिव साइड पे तो क्यूब पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, तो वाई साइड पे वो नेगेटिव जाएगा। मगर हमारे क्वेश्चन में -5t भी है, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ 2t क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता तो ऐसा होता, लेकिन -5t भी है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा होगा, देखिए ये नेगेटिव स्लोप साथ में लगाया हुआ है। -5t का मतलब है कि अलॉन्ग t एक यूनिट जाने पे नीचे कितना जाएगा, 5 यूनिट्स, ये है -5 का मतलब। तो अगर इसके साथ कांस्टेंट भी है एक +7, तो अगर इसके साथ +7 भी ऐड कर दें, -5t + 7, तो फिर ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये देखें ये होता है y इंटरसेप्ट, इसको खींच के ऊपर ले जाएगा इस पूरी की पूरी ग्राफ को, ये 7 से गुजारेगा। अब देखते हैं हम लोग पूरी की पूरी इक्वेशन को अपने देखते हैं, 2t³ - 5t + 7, ये इस 2t³ और इस -5t + 7 इन दोनों को कंबाइन करके बनेगा। तो कैसा बनेगा, देखें ये जो सेंट्रल एरिया है इसको ये उठा के एक तो ऊपर ले जाएगा, और इस एरिया में ये जो इसका ये एरिया ऊपर उठ के जाएगा, और प्लस इसके अंदर यूं करके लाइन से आ जाएगी नीचे की तरफ स्लोपिंग। ये कंप्यूटराइज्ड ग्राफ हैं, और ये आपको बाद में किसी टाइम सिखाऊंगा कि कैसे बना रहे हैं। तो कंबाइंड इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, सेंटर में एक राइज आ जाएगा ग्लिच की शक्ल में, जो कि नीचे की तरफ स्लोपिंग राइटवर्ड्स होगी। अब हम लोग जो है अपने फंक्शन बनाना शुरू करते हैं। एफ ऑफ टी जो है और एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह टी प्लस डेल्टा टी डाल दें। हमें जो इंडिकेटेड इंटरवल्स हैं वो है T1 और नेक्स्ट टी जो है वो 3 है।
यानी डेल्टा टी हमारे पास 2 है। और इसमें आप देखें जो t इज इक्वल टू 3 के ऊपर फंक्शन जा रहा है वो इतना ऊपर जा रहा है कि ग्राफ से बाहर ही जा रहा है, यानी बहुत बड़ा स्लोप है। गालवन देखें अगर यहाँ से अगर लाइन शुरू होती है और इस तरह जा रही होती तो ये 1 स्लोप होता, 2 3 4 5 6 7, ये कोई 20-25 के करीब होगा इसका स्लोप। देखें ये t1 के ऊपर और t3 के बीच में लाइन कोई इस तरह का स्लोप बन रहा होगा। ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज का, और ये चेंज हो जाएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी की शक्ल में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एस गिवन था विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी बन गया। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी जो चीज़ है ये यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस 5t, ये ओपन भी कर लिया, माइनस 5t माइनस 5 डेल्टा टी प्लस 7, और ये t प्लस डेल्टा टी होल क्यूब से क्यूब का a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। देखें ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे खोल दी है, माइनस ये वाली एफ ऑफ टी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ टी है अब हमारा, तो ये इसमें लिख लेंगे। अब फर्दर ओपन करते हैं, इससे बन जाएगा 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वेयर डेल्टा टी प्लस 6t डेल्टा टी स्क्वेयर प्लस 2 डेल्टा टी क्यूब, ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और इसमें तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2t क्यूब प्लस 5t माइनस 7। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब से कट गया, माइनस 5t प्लस 5t से, प्लस 7 माइनस 7 से। अब ऊपर वालों में देखें डेल्टा टी सब में मौजूद है तो उसको कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा हमारे पास 6t स्क्वेयर प्लस 6t डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा टी स्क्वेयर माइनस 5 डेल्टा टी से कट गया। और यहाँ पे अभी हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 1 डाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है और डायग्राम में भी मैंने समझाया, और जहाँ जहाँ डेल्टा टी है वहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है। अब इसको देखें, इससे वैल्यू हमारे पास आएगी 6, इससे आएगी 12, इससे आएगी 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और ये माइनस 5। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इनको ऐडअप किया तो हमारे पास आंसर आ गया 21, जो हमने इनिशियली एस्टिमेट भी लगाया था कि बहुत बड़ा स्लोप है। तो ये हमारा स्लोप है एवरेज रेट ऑफ चेंज। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, डी एच इज इक्वल टू अंडर द रूट 2t प्लस 4 फ्रॉम t इज इक्वल टू 8 टू t इज इक्वल टू 8.5। इसमें डिग्री है जिसको हाईएस्ट पावर कहते हैं वो स्क्वायर रूट है। याद रहे, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड पे ही ड्रॉ होगा। दूसरी बात कि एक लिहाज से स्क्वायर रूट इन्वर्स है स्क्वायर का, और स्क्वायर रूट को रेज टू द पावर 1/2 भी लिखते हैं। आपको टी स्क्वायर का ग्राफ तो याद होगा, कैसा होता है, पैराबोलिक, जिस तरह एक्स स्क्वायर का होता है वैसे ही टी स्क्वायर का होता है। अगर हम इसको सिर्फ फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जिस तरह स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट नेगेटिव पावर्स नेगेटिव नंबर्स का नहीं होता, तो पॉजिटिव नंबर्स का होता है, लिहाजा हम लोग अपने पैराबोलिक वाले को वैसे देख रहे हैं टी स्क्वायर। वैसे टी स्क्वायर हमें चाहिए नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अगर पैराबोला का ग्राफ होता तो सिर्फ राइट साइड पर रह जाता अगर टी ग्रेटर देन 0 होता। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर द रूट टी का ग्राफ बनाएं तो वो इसका इन्वर्स होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो स्क्वायर होते हैं उसका इन्वर्स होता है अंडर द रूट। तो इसका इन्वर्स देखने में कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1 ओवर इसकी जो जो वैल्यू हैं उसको 1 ओवर करते रहना, 1/3 1/4 1/5 जो भी इसकी वैल्यू है, तो वो इस तरह का इन्वर्स ग्राफ देखने से भी आपको अभी समझ आ रहा होगा। पर हमें तो अंडर द रूट 2t मिला हुआ है, इसका ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ बल्ज हो जाएगा। और +4 कांस्टेंट का मतलब है कि ये y एक्सिस को 4 पे इंटरसेप्ट करेगा, यानी पूरा का पूरा उठ के ऊपर चला जाएगा, इस पॉइंट 4 के ऊपर इसने इंटरसेप्ट करना है। अब हम लोग अपनी इक्वेशन लिखते हैं, h इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2t प्लस 4, और h प्लस डेल्टा h हो जाएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन है एवरेज रेट ऑफ चेंज की। तो अभी हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ डालना शुरू करते हैं। पहले एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यूज़ डाल दी, माइनस, और फिर एफ ऑफ टी की जो कि अंडर द रूट 2t प्लस 4 है। इसको अगर ओपन करना है तो पहला हिस्सा तो एज इट इज़ रहा, बाद वाले हिस्से में माइनस अंडर द रूट 2t माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 से कट गया, और ये हमारे पास रेंज है t इजिकल टू 8 टू t इजिकल टू 8.5। ये है, ये 8 वाला एरिया और 8.5 थोड़ा सा चुन्ना सा फासला है बिल्कुल। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने
एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है बहुत छोटी सी है। ये पॉइंट हमारा पास स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डेल्टा टी 0.5 का फ़र्क है। तो जो इनिशियल पॉइंट पे हाइट है उसको एच कह रहे हैं और इसको एफ ऑफ टी कह दिया। जो डेल्टा एच इंक्रीज़ के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको कह दिया एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। ये डायग्राम मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको ना भी बनानी है बल्कि है ही नहीं, सिर्फ आपने लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, अभी आपने वैल्यूज़ पुट इन करना शुरू कर दिए। डेल्टा टी की जगह 0.5, तो यहाँ पे अंडर द रूट 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा टी की वैल्यू 8 प्लस डेल्टा टी 0.5, और यहाँ पे माइनस अंडर द रूट 2 इंटू 8। अब ये देखें 8 प्लस 0.5 होता है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 17, अंडर द रूट 17 माइनस अंडर द रूट 16, और इससे आपके पास वैल्यू आ जाएंगी अंडर द रूट 17 4 पॉइंट समथिंग माइनस 4। ये कैलकुलेटर से आपने किया, डिफरेंस निकाला 0.123 डिवाइड बाई 0.5 और ये आ गया 0.246, राउंड का ऑफ कर दें तो 0.25। तो ये आप देख लें, ये हमारा जो स्लोप है हमें पता भी चल रहा है 1 से कम है, क्योंकि 1 का स्लोप कैसा होता है यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। उसमें इंडिकेटेड इंटरवल्स लिखा हुआ था, इसमें स्पेसिफाइड इंटरवल्स लिखा हुआ है, और ये हैं इसके स्पेसिफाइड इंटरवल्स। पार्ट ए में डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 है, यानी इसका ग्राफ लीनियर फंक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन होगी ऑन सम एंगल। हमें मालूम करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज। पहले ग्राफ समझें। अगर s इज इक्वल टू टी होता, यानी t के अलोंग 1 यूनिट बढ़ने पे 1 यूनिट अलोंग s बढ़ता, या t के अलोंग 2 यूनिट बढ़ने पे 2 यूनिट्स अलोंग s बढ़ता, तो फिर तो बिल्कुल 45 डिग्री के लाइन एंगल पे लाइन बनती। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में s इज इक्वल टू 2t, यानी कि स्लोप हाइयर होगा इस तरह कि 1 यूनिट अलोंग x जाने पे 2 यूनिट अलोंग s या y एक्सिस बढ़ रहा है। माइनस c का क्या मतलब है, मैं पहले समझा चुका हूँ कि ये y इंटरसेप्ट होता है। अभी देखें आपकी ये जो ब्लू वाली लाइन है ये y एक्सिस को 0 पे कट कर रही है, लेकिन हमारे केस में इसको -3 पे कट करना चाहिए, ज़्यादा ये उठ के नीचे आ जाएगी। ये 2 का पॉइंट के ऊपर ये जगह है और 5 के पॉइंट पे ये जगह है, क्योंकि ये हमारे पास डेल्टा टी गिवन है, और इसकी लाइन को मैंने ग्रीन कर दिया बीच में। अभी हम देखते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो पहले पॉइंट टी है, 2 स्टार्टिंग पॉइंट, इसको कहा जाता है s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस जो है उसको डेल्टा टी कह दिया हमने, चेंज इन टाइम, और वो है 3, और इस लोकेशन को कह देंगे टी प्लस डेल्टा टी, नेक्स्ट पॉइंट के टाइम को। यहाँ से ऊपर जाएँ, डेल्टा एस चेंज इन जो डिस्टेंस है वो कितनी हो रही है अपॉन चेंज इन रेलिवेंट टाइम, वो है एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। अब हम इन दोनों को लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t माइनस 3, और एस प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में टी प्लस डेल्टा टी माइनस 3, यानी कि जो हमारे पास ये टी था इसकी जगह टी प्लस डेल्टा टी लिख दिया। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है, क्योंकि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे डेल्टा एस और डेल्टा टी, ये इक्वेशन एज इट इज़ उतारी, सिवाय एक्स की जगह टी और डेल्टा टी आ गए। अब इसमें वैल्यूज डालनी है, तो एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू डालेंगे, माइनस एफ ऑफ टी की जगह 2t माइनस 3। अब इसको ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 2t प्लस 2 डेल्टा टी माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 2t प्लस 3। इसमें देखें माइनस 2t और प्लस 2t कट रहे हैं, और माइनस 3 और प्लस 3 कट रहे हैं। पीछे बच गया 2 डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा सी से कट गया, और बाकी पीछे बच गया आपका 2। तो हमारा स्लोप है इसमें 2, जो कि ऑलरेडी इक्वेशन को देखते ही पता लग रहा था, क्योंकि ये तो वाई इंटरसेप्ट है और ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है, तो इसका स्लोप 2 है। लीनियर फंक्शन की खास बात ये कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले लें या कहीं और 2 पॉइंट ले लें, उनका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो और ये डेल्टा एस और डेल्टा टी क्या चीज़ होती है, चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम, ये वेलोसिटी होती है। पार्ट बी में डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 है, और इसका जो इंटरवल गिवन है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स बहुत करीब ले रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। चलें पहले ज़रा ग्राफ जहन में लाएं, ताकि थ्योरेटिकली सॉल्व करने पे अगर आंसर गलत आ रहा हो तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये तो गलत आंसर आ रहा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। y इज इक्वल टू -6x का ग्राफ क्या होगा,
ये लीनियर फंक्शन है और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, क्योंकि माइनस साइन है, साथ में कांस्टेंट भी लगा हुआ है। माइनस साइन बता रहा है कि नीचे की तरफ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है और काफ़ी अच्छा खासा स्लोप है। वाई इज इक्वल टू एक्स तो बिल्कुल 45 डिग्री भी होता है, ये नीचे काफ़ी ज़्यादा एंगल बना रहा है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो ये क्या इफेक्ट देगा? ये हमारे पहला पोलर को थोड़ा सा नीचे राइट साइड पे शिफ्ट कर देगा और हमारे पास तो +8 भी गिवन है। अब क्या होगा? अब ये जो हमारा ग्रीन वाला फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको ये इतना ऊपर लेकर जाएगा कि इसका जो यहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहा है 0 के ऊपर, ये चला जाए +8 के ऊपर। तो ये है हमारा ग्राफ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर ड्यूरेशन x इज इक्वल टू 3 टू x इज इक्वल टू 3.1, यानी बहुत माइनर सा 3 और 3.1 कहाँ बनेंगे? ये 3 है, ये 3.1 है यहाँ पे। इसको जूम करके देखते हैं। इतने से एरिया के ऊपर आप लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो यही फार्मूला लगेगा हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज का। और वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या होगा इस पहले पॉइंट पे? एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 जो क्वेश्चन में गिवन है। और जब x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, यानी कि आगे आ जाएगा, तो डेल्टा वाई में भी चेंज आ रहा होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं y प्लस डेल्टा वाई के अंदर क्या चेंज आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिख दें। यहाँ पे x है, इसकी जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिख दें। अब इन दोनों को इस फार्मूले के अंदर लगाना है। तो पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग लगाएंगे, ये वाली। फिर माइनस और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसको ओपन करेंगे, ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इससे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा माइनस 6x माइनस 6 डेल्टा एक्स, ये +8 एज इट इज़। और ये माइनस साइन की वजह से अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अभी देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं या कट रही हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट गया, +8 माइनस 8 से कट गया, माइनस 6x प्लस 6x से कट गया। तो पीछे आप देखें, हम लोग कॉमन ले सकते हैं इनमें से। डेल्टा एक्स ऊपर वालों में कॉमन है, तो लिख लिया डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया और बाकी बच गया 2x प्लस 1 डेल्टा एक्स माइनस 6। डेल्टा एक्स से कट गया। अब इस रिमेनिंग हिस्से के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज डाल देनी है एक्स की और डेल्टा एक्स की। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3, जबकि डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.1, क्योंकि एक्स 3 से 3.1 के बीच में डिफरेंस होता है 0.1। तो ये वैल्यू डाल देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 माइनस 6। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, तो ये माइनस 6 से कट गया और हमारे पास पीछे बच गया वैल्यू 0.1। और जो कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि बहुत चुना सा स्लोप है, बहुत हल्का सा। तो ग्राफ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आंसर अगर आपका गलत आ रहा हो तो आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि नहीं यार ये तो गलत आया है। तो आपने ग्राफ बनाना नहीं होता, लेकिन जहन में ज़रूर खाकर निकाल लें। पार्ट सी, ये बेसिकली फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का, रेडियस 2 से 2.1 के बीच में। और इसका जो इंटरवल गिवन है ये बहुत स्मॉल है, यानी बहुत थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट बहुत करीब ले रहे हैं ज़्यादा। चलें पहले ग्राफ समझ लें कि अगर 2 रेडियस का एक सर्कल हो तो वो ऐसा होता है। अब रेडियस इसका थोड़ा सा बढ़ा लें, 2 से 2.1 कर लें, तो एरिया बढ़ गया। देखें थोड़ा सा रेडियस बढ़ाने पे अच्छा खासा एरिया बढ़ रहा है। इसको आप जूम करें, देखें डेल्टा आर कितना है? 0.1। तो अभी मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, 2 से थोड़ा सा रेडियस बढ़ा है लेकिन एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है इसका जब स्लोप बनेगा फाइनली तो वो अच्छा खासा स्लोप होगा ग्राफ का, एवरेज रेट ऑफ चेंज का। तो ये हमारा फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। अब इसको इसमें फिट इन करते हैं। ए को हम लोग कह देते हैं एफ ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर है क्योंकि आर की वजह से वो चेंज होता है, पाई आर स्क्वायर। और ए प्लस डेल्टा ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर प्लस डेल्टा आर। तो जहाँ जहाँ आर था वहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर लिख दिया। अब इस इक्वेशन में डालते हैं हम लोग डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को हमने क्या कर दिया? डेल्टा ए और डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा आर चेंज होने पे एरिया चेंज हो रहा है। और पहले इसकी वैल्यू डालेंगे पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में थी। पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें आएगी एफ ऑफ आर पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर ओपन करें तो पाई के बाद ये क्या है? आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, और ये आ गया माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, पाई सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस पाई आर स्क्वायर। माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस आई आर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए। और पीछे जो हमारे पास टर्म बची है इसमें डेल्टा आर ऊपर वाला में से कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा? पाई 2 आर और यहाँ पे पाई डेल्टा आर।
डेल्टा आर से कट गया और पीछे जो हमारे पास टर्म बची है उसमें हम लोग आर की वैल्यू और डेल्टा आर की वैल्यू डाल देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई 4 पाई और ये है 0.1 पाई, ये बन गया 4.1 पाई, जो कि बनती है 4.1 मल्टीप्लाई बाई 3.14 तो 12.88। मैंने शुरू में बताया था कि बहुत ज़्यादा इसका स्लोप बनेगा क्योंकि डेल्टा चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा आर बहुत बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है। और इसका अगर ग्राफ हम लोग देखें तो वो कैसा बनेगा, ऐसा पैराबोला है। देखें आर स्क्वायर पैराबोला को निशान है कि आर स्क्वायर किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो तो वो पैराबोला होता है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है पाई से, तो ये इस तरह का पैराबोलिक फंक्शन बनेगा। और जब 2 से 2.1 के बीच में आप देखें तो अच्छा खासा स्टीप स्लोप है, जो कि जाहिर कर रहा है कि ये अच्छा खासा बड़ा स्लोप है। पार्ट डी में इंटरवल गिवन है हमारे पास 9 to 16 यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन 1 के पार्ट डी में मैं समझा चुका हूँ कि इसका ग्राफ कैसे सोचना है, दोबारा रिपीट कर दूँ। देखें जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो नहीं लिया जा सकता। और दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई थी कि स्क्वायर रूट इन्वर्स होता है स्क्वायर का, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के ऊपर अगर आप ऊपर होल स्क्वायर लगा दें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और स्क्वायर रूट की वैल्यू और क्या होती है, टी रेज़ पावर 1/2। लेकिन आप फिलहाल इस पे सोचें, आपके पास जो टी स्क्वायर अगर हो तो उसका ये ग्राफ होता है और ये ग्राफ बन गया जब टी स्क्वायर फॉर ग्रेटर देन ज़ीरो ले रहा हूँ। दोबारा देखें, ये नॉर्मल पैराबोला फंक्शन है अगर टी का स्क्वायर होता, लेकिन हमें पता है कि हम लोगों ने आगे जाके स्क्वायर रूट ऑफ टी लेना है, तो हम लोग कंपेयर उसको किससे करेंगे, टी स्क्वायर से तो नहीं कर सकेंगे, उस टी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे जो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। अब देखें टी स्क्वायर का सिर्फ वो वाला पोर्शन आ गया है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका जो इन्वर्स होगा यानी अंडर द रूट टी वो कैसा होना चाहिए, ये इस तरह उठ के जा रहा है, वो तकरीबन इस तरह उठ के जाएगा। ये आ गया अंडर द रूट टी का ग्राफ। लेकिन हमारे पास तो है अंडर द रूट टी -9 और -9 आपको पता है वाई इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे ये देखें ये वाला ग्राफ कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ज़ीरो पे, तो ये पूरा का पूरा इसी तरह उठ के थोड़ा नीचे आ जाएगा -9 के ऊपर। तो ये आपका इसका ग्राफ बन गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इस लाइन को मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपके जहन में रहे कि 9 to 16 आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए, जिसका फॉर्मूला ये होगा। एच को हम लोग कह देते हैं फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर द रूट टी -9 और अगले पॉइंट को हम लोग कह देते हैं एच प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू अंडर द रूट, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे एक ही जगह पे टी है तो बस टी प्लस डेल्टा टी कर दिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स से हम लोगों ने क्या कर दिया, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी, क्योंकि टाइम की वजह से हाइट में चेंज आ रही है। और पहली जगह पे हम लोग ये डालेंगे एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डालेंगे जो कि है अंडर द रूट टी -9। अब इसको ओपन करें फर्दर तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट टी प्लस 9। इसमें देखिए -9 और +9 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। हमारे पास पीछे बच गया है अंडर द रूट टी प्लस डेल्टा टी, जिसमें हमने वैल्यूज़ डाली, टी की वैल्यू है 9 और डेल्टा टी की वैल्यू है 7 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर द रूट टी जिसकी वैल्यू है 9। अब 9 + 7 देखें होता है 16 और 16 का अंडर रूट होएगा 4, जबकि माइनस अंडर द रूट 9 का मतलब है 3। ये बन गया 1 -3 4 -3 से 1 आ गया 1/7। और आपको पता भी लग रहा है देखें 1/7 जो है ना बहुत थोड़ा सा स्लोप है, और इसको समझा जाए तो यानी डेल्टा टी में 7 यूनिट्स जाने पे डेल्टा एच में 1 यूनिट ऊपर जाएगा। ये है इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज। Question number 3. A ball is thrown straight up. Its height after t seconds is given by the formula h is equal to -16t square plus 80t. Use definition to determine the average velocity delta h over delta t for the specified intervals. बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। आजकल जिस तरह क्रिकेट में बॉल की स्पीड मेजर की जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में भी आप उसकी स्पीड चेक कर सकते हैं, वेलोसिटी चेक कर सकते हैं कि किस इंस्टेंट पे कितनी होगी है। इसके दो पार्ट्स हैं कि फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 2 टू टाइम t इज इक्वल टू 2.1 यानी बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, और दूसरा है फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 2 टू टाइम t इज इक्वल टू 2.01 यानी उससे भी बहुत छोटा ड्यूरेशन। सबसे पहले हम लिख लेंगे h इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस 80t, और दूसरा हम लिख लेते हैं h प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे t प्लस डेल्टा टी लिख दें। ये तो हम ग्राफ आखिर में देखेंगे। तो ये हमारी पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का। हम लोगों ने क्या करना है डेल्टा एच और डेल्टा टी के लिए।
तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम लोग ला लेंगे एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू, ये पहले रख लेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ टी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग इधर ले आएंगे। अब इसको ओपन करना है, इसमें ये है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो -16 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 80t प्लस 80 डेल्टा टी, और ये माइनस साइन अंदर आएगा तो ये चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 16t स्क्वायर और ये हो जाएगा -80t। अब ये दोनों तो ऐसे यहीं पे कट रहे हैं तो यहीं पे कैंसिल आउट कर लें, और अगले स्टेप में -16 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे -16t स्क्वायर -32t डेल्टा टी -16 डेल्टा टी स्क्वायर, और ये हैं प्लस 80 डेल्टा टी और प्लस 16t स्क्वायर। अब देखें ये दो भी आपस में कट रहे हैं, 16t स्क्वायर और -16t स्क्वायर। पीछे हमारे पास बच जाते हैं ये तीन टर्म, इन तीनों में देखें डेल्टा टी मौजूद है तो डेल्टा टी को हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा -32t -16 डेल्टा टी और प्लस 80 डेल्टा टी से कैंसिल आउट हो गया। अब लोगों ने हाँ सॉल्व करना है फॉर ए, क्योंकि दो पार्ट्स थे, फॉर ए हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि है टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 2.1 तक, यानी डेल्टा टी क्या हुआ टी 0.1, तो इसमें टी की जगह तो हम लोग डालेंगे 2 और डेल्टा टी की जगह डालेंगे 0.1, तो डाल दें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे -64, ये बन जाएगा -1.6 और ये बन जाएगा, ये तो है ही +80, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 14.4, यानी अच्छा खासा स्लोप है, इंस्टेंटेनियस, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, नॉट इंस्टेंटेनियस क्योंकि 2 से 2.1 यानी 0.1 सेकंड के अंदर। दूसरा पार्ट देखते हैं जो कि है टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 2.01 और ये है डेल्टा टी 0.01, तो यही इक्वेशन नीचे लिख दी फॉर बी के लिए, और इसमें जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 2 और जहाँ जहाँ पे डेल्टा टी है वहाँ पे 0.01, सिर्फ ये फ़र्क आया इसमें, 0.1 की जगह 0.01। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 -0.16 प्लस 80, तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास इसने एवरेज वेलोसिटी दे दी है, और इसकी यूनिट हम लिख रहे हैं किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में नहीं, यूनिट्स पर सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं पे किलोमीटर वगैरह गिवन नहीं है कितने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। और ये क्या चीज़ है, ये है एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी। अब इसका ग्राफ ज़रा समझते हैं। देखें अगर हमारे पास सिर्फ टी स्क्वेयर होता, वैसे हमारे पास क्या है -16 टी स्क्वेयर प्लस 80t, अगर सिर्फ टी स्क्वेयर होता तो हमारे पास पैराबोला का फंक्शन होता, अगर -t स्क्वेयर होता तो ये चीज़ उलट होके नीचे चली जाती। हमारे पास क्या है -16t स्क्वेयर, यानी 16 इसकी स्टीपनेस बता रहा है, अभी भी काफ़ी स्टीप है लेकिन -16 की जगह और स्टीप हो जाएगा, अंदर की तरफ ये आ जाएगा। ये हो गया -16t स्क्वेयर का ऐसा। हमें अगला चेक करना है एच इज़ इक्वल टू 80t, ये अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कितना ज़्यादा स्लो बनाना पड़ेगा। एच इज़ इक्वल टू टी अगर करें तो वो ये 45 डिग्री के एंगल पे बनता होता है, क्योंकि जितना टी जा रहा है उतना ही एच जा रहा है। एच इज़ इक्वल टू 2t करें तो ये इससे भी ऊपर चले जाएगा, काफ़ी ऊपर, तो 1t के नतीजे में 2h ऊपर जा रहा है। इसी तरह करते करते हम लोग जब जाएंगे तो एच इज इक्वल टू 80t, यहाँ बिल्कुल काफ़ी ऊपर आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्लीप है। तो इतने स्टीप लीनियर फंक्शन और इतने एक पैराबोला की तरफ जो नीचे है, तो नेट इफेक्ट क्या बनेगा, इस पैराबोला के फंक्शन को उठा के वो ऊपर ले आएगा इस साइड पे। तो ये है हमारा फंक्शन का ग्राफ एच इज इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस 80t। लेकिन इसमें हम किसी एक ड्यूरेशन को देख लेते हैं, टाइम t इक्वल टू 2 से टाइम t इक्वल टू 2.1, तो टाइम ये आप देखिए मैंने काफ़ी क्लोज करके रखा है, 50 तक है टाइम t इक्वल टू 2 से टाइम t इक्वल टू 2.1, ये देखें ये वाला पॉइंट, इसको जूम कर लें तो ये 96 से लेकर 97 पॉइंट समथिंग तक है, तो काफ़ी स्टीप है, जो कि हम लोगों ने आंसर देखे थे, एक में 14 था एक में 15 पॉइंट समथिंग था। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, यानी कीमतों में जो इजाफा होता है वो महंगाई होती है। द प्राइस P in rupees after t years is P of t is equal to 3t square plus t plus 1. Use definition for the rate of change to determine the average rate of change of inflation for time t is equal to 3 to 5 years. What the rate of change means, कि rate of change का मतलब क्या समझ आ रहा होगा आपको आखिर में। तो P of t क्या है 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और जब टाइम इंक्रीज होता है यानी डेल्टा टी ऐड हो जाता है तो वो हो जाता है 3 इंटू टी प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1, जहाँ जहाँ टी था पी ऑफ टी में वहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी लिख दिया। अब ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन है, इसमें जहाँ जहाँ पे डेल्टा वाई है वहाँ पे डेल्टा पी लिख लेंगे, और जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे डेल्टा टी लिख लेंगे। एफ़ की जगह लिख लेंगे पी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ टी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट इन करते हैं, पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की जगह ये वाली वैल्यू और माइनस पी ऑफ टी
इसके अंदर डालेंगे ये वाली वैल्यू, इसको ओपन करेंगे, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये बनेगा 3 × t² प्लस 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर, और ये है दैट इज़ प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1। ये माइनस साइन अंदर वालों के साइंस चेंज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहे हैं, टी और माइनस टी कट रहा है, और +1 और -1 आपस में कट रहे हैं। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे, तो ये बन जाएगा 3 × t² प्लस 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, और आगे प्लस डेल्टा टी माइनस 3t स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कट रहा है जी, 3t स्क्वायर और -3t स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वालों में से हम डेल्टा टी को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 6t प्लस 3 डेल्टा टी प्लस 1। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेल्टा टी आपस में कट जाएंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा 6t प्लस 3 डेल्टा टी प्लस 1। इसमें अभी हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट इन करनी है, किस चीज़ की, टी की वैल्यू 3 पुट इन करेंगे, जबकि डेल्टा टी क्या बन जाएगा 3 × 5 में 2, पुट इन करें 6 × 3 प्लस 3 इंटू डेल्टा टी जो कि 2 है प्लस 1, 6 3 18 प्लस 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 825। तो ये सारा का सारा बन गया है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, जो कि है इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से पढ़ेंगे, दिस रेट ऑफ चेंज मीन्स प्राइसेस विल इंक्रीज बाय 25% एनुअली। जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इस तरह इस क्वेश्चन में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, यानी इसका ग्राफ जो है बहुत स्टीप होगा। तो अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, तो ग्राफ हमने प्लॉट करना है 3t² प्लस t प्लस 1। शुरू में हम सिर्फ t² को प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा होगा, ऐसा पैराबोलिक। अगर 3t² होगा तो इसकी जो स्लोप होगी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी और थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ऐसे। इसके अलावा हमारे पास है t प्लस 1, तो अगर सिर्फ t हो यानी p ऑफ t इक्वल टू t हो तो वो ऐसा होगा, बिल्कुल लीनियर फंक्शन, यानी जितना t में इंक्रीज हो उतना ही इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हमारे पास तो t प्लस 1 है, जिसमें हमें पता है ये जो कांस्टेंट होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, कि ये वाली लाइन y को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, पहले 0 पे थी, अब ये 1 पे इंटरसेप्ट कर रही है। अब देखिए हमारे पास 3t² का ग्राफ भी आ गया, t प्लस 1 का ग्राफ भी आ गया। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, मेन हमारा ये वाला ग्राफ है 3t², तो इसको देखें, एक तो ये थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, खिसकाएगा, और प्लस आप देखें इसका जो स्लोप है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो ये वाला ग्राफ हमारा थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे भी खिसक जाएगा। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर भी गया और लेफ़्ट पे भी गया। तो ये हमारा कंप्लीट फंक्शन का ग्राफ है। हमें चाहिए था 3 to 5 तक का स्लोप देखना, जो हमने 12.5 एनुअली या 25 बाय एनुअली देखा है, तो वही बनेगा ये वाला एरिया। अ फार्मर प्लांट्स X acres ऑफ शुगर बीट्स। शुगर बीट्स क्या होती हैं, ये होती हैं वाइट कलर की जो शकरकंदी सी होती है, ठंडे ममालिक में पाई जाती है, और जिस तरह नाम है शुगर बीट्स, इसका मकसद होता है कि इससे शुगर एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि ठंडे इलाकों में गन्ने की फसल नहीं होती। द प्रॉफिट जनरेटेड इज़, कि इससे जो नफ़ा होता है उसका वो फंक्शन उन्होंने कहा है कि f(x) है 1800x माइनस 9x², x ज़मीन है। डिटर्मिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉफिट व्हेन प्लांटेड एरिया इज़ बिटवीन 20 acres to 50 acres, कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा प्रॉफिट का, यानी दायरे जितनी ज़्यादा ज़मीन होती जाती है उतना प्रॉफिट बढ़ता जाता है। और फिर इसमें रेट ऑफ चेंज से मुराद क्या है, देखें f(x) को हम लिख देते हैं 1800x माइनस 9x², और जो दूसरी अगला एरिया होता है जिसको पार्ट सेकंड पॉइंट कहते हैं ग्राफ के अंदर, उसको कहा जाता है f(x) प्लस डेल्टा एक्स, और जहाँ जहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में x था वहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया। अब हम लोगों को रेट ऑफ चेंज का फार्मूला मालूम है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेल्टा f ओवर डेल्टा x इक्वल टू f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x) डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले f(x) प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये वैल्यू लिख लेंगे, माइनस f(x) की जगह ये वैल्यू लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा 1800x प्लस 1800 डेल्टा एक्स, जो नेक्स्ट है माइनस 9 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसी तरह खुलेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये माइनस अंदर जाएगा, दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस 1800x प्लस 9x²। अभी देखें माइनस 1800x और प्लस 1800x आपस में कट रहे हैं, तो पीछे हमारे पास बच गया 1800 डेल्टा एक्स, और ये माइनस 9 जब अंदर जाएगा सारों के साइन चेंज कर देगा, माइनस 9x² माइनस 18x डेल्टा एक्स माइनस 9 डेल्टा एक्स क्यूब, और ये 9x² भी नीचे आ जाएगा। अब देखें ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 9x² और माइनस 9x²। पीछे हमारे पास बच गया है 1800 डेल्टा एक्स, इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1800
माइनस 18x माइनस 9 डेल्टा एक्स, क्योंकि इन तीनों टर्म्स में डेल्टा एक्स कॉमन था, बाहर निकाल लिया। अब ऊपर वाला डेल्टा एक्स नीचे वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोगों ने इनके अंदर वैल्यूज़ डालनी है। एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है 20 एकर्स, और डेल्टा एक्स के अंदर जो दोनों का डिफरेंस हो यानी 50 माइनस 20 वो है 30। तो इसके अंदर वैल्यूज डालें, 1800 माइनस 18 इंटू एक्स की जगह 20 माइनस 9 इंटू डेल्टा एक्स की जगह 30। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1800 माइनस 360 माइनस 270 इज इक्वल टू 1170। और ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। इसको हम लोग लिखेंगे क्या अंग्रेजी में कि द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ₹1170 पर एकड़। यानी जब 20 से 50 तक जा रहा होता है तो उसमें जो 1 एकड़ बढ़ता है, जैसे 20 से 21, क्योंकि आपने देखा ना ग्राफ में एक एक डब्बा दिखाया जाता है यूनिट। तो एक डब्बा बढ़ने पे जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी एक्स 1 एकड़ बढ़ा तो कितना प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, 1170। और ये जब तक 20 से लेकर 50 तक का एरिया है ग्राफ का, उसमें ये एवरेज है इसकी कि हर डब्बे पे इतनी एवरेज है। उसूलन तो किसी एक डब्बे में ज़्यादा होगी, किसी में कम, लेकिन ये एवरेज है। इसको ग्राफ से समझें। हमारा जो फंक्शन है वो है 1800x माइनस 9x²। अगर सिर्फ माइनस 9x² का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये अब नीचे की तरफ जो है पैराबोला होगा ऐसे। अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ होता है। अब ये माइनस 9x² है और ये देखें 1800x, और इसका ग्राफ होगा ऐसे, लीनियर ग्राफ होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इसका ऊपर की तरफ स्लोप है। अब आप वैसे इसको देखें, इस ग्राफ को ये बहुत ही ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है मैंने। ये 1,00,000 है, ये 50,000 है, और जबकि राइट साइड पे जाएँ तो थोड़ा कम है रेशो 200 400, क्योंकि हम लोगों का प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा लैंड इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, देखें ये बहुत बड़ा फंक्शन है 1800x, तो वो इस माइनस 9x² को खींच के ऊपर ले जाएगा अपनी साइड पे। तो ये इसका नेट जो ग्राफ हमारा बनता है फाइनली वो ये है। और इसमें हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक का देखना है, 20 to 50 ये वाला पोर्शन। तो ये हमारा है प्रॉफिट है। जैसे ही 20 से 21 होएगा तो 1170 का फ़ायदा देगा। 21 से 22 होगा, मज़ीद 1170 का फ़ायदा होगा। 22 से 23 होगा तो 1170 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। हालांकि उसूली तौर पे देखा जाए तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। जब इंस्टेंटेनियस होगा तो फिर हर जगह का थोड़ा फ़र्क होगा, ठीक है। जिस तरह ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमिन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके 6 पार्ट्स हैं। इससे पिछले क्वेश्चंस में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना होता था, जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता था। इस क्वेश्चन 6 फिर 7 और 8 में एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं बल्कि डेरिवेटिव मालूम करना है, जिसका ये फॉर्मूला है। ऑलमोस्ट सेम फार्मूला है, सिर्फ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होता है, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ज़रा पिक्चर रिवाइज कर लें। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डायग्राम ऐसे बनती है कि जब पॉइंट Q मूव करके पॉइंट P के इन्फिनिटली क्लोज आ जाता है, और इस कंडीशन में हम डेल्टा एक्स को dx लिखते हैं, और टेंजेंट लाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताती है, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। और इसके फॉर्मूले में सिर्फ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऐड हो जाती है। याद रखने की बात यह है कि चाहे एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना हो थ्रू सीकेंट लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज थ्रू टेंजेंट लाइन, इन ईच केस 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक में दूर होते हैं, दूसरे में इन्फिनिटली क्लोज होते हैं। पार्ट ए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो इससे हम लोगों को बनाना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ पे यहाँ पे x था, यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया। अब हम लोग जाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, अपना फार्मूला लिख लेते हैं, जिसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, और ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम लोग वैल्यू लिख लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो कि 3x है, माइनस 3x। अब इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और ये माइनस 3x और प्लस 3x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर देखें 3 डेल्टा एक्स रह गया, नीचे डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर लिमिट ना भी लगाएं, क्योंकि डेल्टा एक्स तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो होगा 3, यानी कांस्टेंट आ गया।
देखें लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, इसको डायग्रामेटिकली समझें। ये लीनियर फंक्शन है 3x, y इज इक्वल टू 3x है, यानी x की 1 यूनिट के अगेंस्ट y 3 यूनिट्स जाता है, x की 2 यूनिट्स के अगेंस्ट y 6 यूनिट जाता है। और ऐसे फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो x की पावर 0 रह जाती है, कांस्टेंट रह जाता है, और y इज इक्वल टू जब 3 रह जाएगा तो वो यहाँ पे लाइन जा रही होगी। पार्ट बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 होल रेज़्ड टू पावर 1/2। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स लिख लेंगे। बाकी फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इसके अंदर, लेकिन इसको ओपन करके 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम लोग ये वाली टर्म ले आएंगे माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ये वाली टर्म। अब इसको ओपन करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये देखिए मैंने 5x प्लस 6 यहाँ पे ब्लू कर दिया, यहाँ पे भी 5x प्लस 6 ब्लू रखा हुआ था। अगर आपको याद हो तो आपने मैथ्स 7.3 एक्सरसाइज क्लास 11 बायनॉमियल सीरीज़ में ये तरीका सीखा था कि इसको अगर यहाँ से बाहर निकालना हो, कॉमन बाहर निकालना हो, ताकि अब 5x प्लस 6 होल स्क्वायर 1/2 हमारे पास यहाँ भी आ जाए और यहाँ पे भी मौजूद है, ताकि बाद में कॉमन ले सके। तो इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर करना होता था, देखें इसको हम लोग 5x प्लस 6 होल स्क्वायर 1/2 इसमें से बाहर निकाल लेंगे और अंदर बच जाएगा 1, जहाँ पे 5x प्लस 6 निकाले वहाँ पे बच गया 1, बाकी प्लस 5 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय जो बाहर निकाली ये चीज़ वो नीचे भी आ जाएगी और होल स्क्वायर 1/2। ये कैसे आया था ये देखें आप, 8 प्लस 12x होल स्क्वायर 2/3। अगर ये आप एग्जांपल के तौर पर समझें, अगर हम लोगों ने यहाँ से 8 निकालना है ताकि यहाँ पे 1 आ जाए तो क्या करना होगा, तो राइट साइड पे भी तो 8 हमें चाहिए होगा, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिए न्यूमरेटर में से 8 कॉमन निकाला जा सकता है, तो 8 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, इधर तो 1 बच जाएगा और उधर बच जाएगा 12x डिवाइड बाई 8। अब देखें अगर 8 की भी पावर 2/3 है और इस जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 12x डिवाइड बाई 8 इसकी भी पावर 2/3 है, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया, देखें 5x प्लस 6 को बाहर ले आए रेज़ टू पावर 1/2 और अंदर क्या रह गया 1 प्लस 5 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 5x प्लस 6 होल रेज़ टू पावर 1/2। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे हमारा आ गया माइनस ब्रैकेट में 5x प्लस 6 होल स्क्वायर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 5x प्लस 6 रेज़ टू पावर 1/2 एज इट इज़ ले लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए हम लोग बायनॉमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n। ये देखें ये 1 है, इसको आप x समझें और इसको n। तो ओपन करते हैं, 1 एज इट इज़ आया प्लस n नीचे आएगा जिस तरह यहाँ पे आया हुआ है 1/2 और इंटू इस सारे को x समझेंगे 5 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6। आगे इसलिए नहीं ओपन कर रहे क्योंकि जिस तरह x स्क्वेयर हो जाता था, हमारे x की वैल्यू इतनी छोटी है क्योंकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है। तो अगर 0.00001 है मल्टीप्लाई बाय 0.001 हो तो बहुत ही छोटी बन जाएगी, लिहाजा सिर्फ 2 ही टर्म्स तक हम इसको ओपन कर रहे हैं, माइनस ब्रैकेट में 5x प्लस 6 होल स्क्वायर 1/2। अब आप देखें इन दोनों में से 5x प्लस 6 रेज़ पावर 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच जाएगा, लेफ़्ट साइड वाले में से ये आ जाएगा एज इट इज़ और राइट साइड पे -1। अब ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास देखें नीचे डेल्टा एक्स बच गया और बाकी हमारे पास ऊपर वाले टर्म को आप देखें तो उसमें 5 डेल्टा एक्स है और 5x प्लस 6 रेज़ पर 1/2 है। नीचे क्या चीज़ आएगी 2 और 5x प्लस 6। अभी देखें डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2, नीचे 5x प्लस 6 की पावर 1 है और ऊपर क्या थी 1/2, अगर उसको नीचे लेके आएंगे तो -1/2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5x प्लस 6 रेज़ पावर 1/2, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 5x प्लस 6। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ डिफिकल्ट है, ज़रूरत नहीं है समझने की, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फंक्शन क्या है 5x प्लस 6 रेज़ पावर 1/2, जो कि 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर का ऑपोजिट होता है, उसका इन्वर्स होता है। तो स्क्वायर ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर होता है, तो इस तरह का ग्राफ आना चाहिए था। और ये क्या है रेज़ पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, लिहाजा लेफ्ट साइड पे तो नहीं बनेगा। ये जो यहाँ पे आया हुआ है ये 5x की वजह से आया हुआ है, ठीक है।
और तो ये सिर्फ राइट साइड पे इस तरह कर्व बनता है। इसका जो डेरिवेटिव का ग्राफ होगा यानी 5/2 √5x+6 जो हमने निकाला था वो इस तरह का होता है। तो डिफिकल्ट समझने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसका। पार्ट सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेंगे तो जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे। इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तरफ खुल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं और जहाँ पे इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था वहाँ पे ये वाली टर्म लिख लेंगे। माइनस करके एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड एज इट इज आ गई और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि अंदर माइनस गया है तो दोनों साइन चेंज हो गए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट रहा है और प्लस 1 माइनस 1 से कट रहा है। अब देखें ऊपर वालों में से हम लोग डेल्टा एक्स अगर कॉमन ले लें तो अंदर बच जाता है 2x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया सिर्फ 2x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को अंदर हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी 0 यहाँ पे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x। देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ गया है 2x। इन दोनों के ग्राफ देखते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का तो पैराबोला होगा इस तरह, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। प्लस 1 से मुराद है कि y इंटरसेप्ट इसका 1 पे है। इसका डेरिवेटिव लीनियर हो गया क्योंकि ये पैराबोलिक था, स्क्वायर था। जब इसका डेरिवेटिव आया सिर्फ 2x आ गया तो एक लीनियर लाइन है, ठीक है, जो 0 से गुजर रही है। एक्स वाई होने की सूरत में y 2 जाएगा, एक्स 2 होने की सूरत में y 4 जाएगा। तो ये एक लीनियर फंक्शन आ गया इसका डेरिवेटिव। पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वेयर। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेंगे तो उस सूरत में हम लोग एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाल देंगे। तो 12 माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। माइनस अंदर लेके जाएंगे तो सारों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे बेसिकली, क्योंकि अंदर सारे पॉजिटिव थे तो सारे नेगेटिव हो गए। और अभी आगे जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फार्मूले के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डालना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, ये डाल देंगे। माइनस एफ ऑफ एक्स आगे करना है तो माइनस के साथ 12 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करें, लेफ्ट साइड एज इट इज़, और ये आ गया -12 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया। अभी क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 12 माइनस 12 से और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। अभी ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास डेल्टा एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाता है -2x माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, -2x माइनस डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स ऊपर वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा -2x माइनस 0। डेल्टा एक्स के अंदर हम लोगों ने लिमिट लगा दी है, 0 की वैल्यू डाल दी है, तो ये -2x हमारा डेरिवेटिव है। देखने से भी देखें, अगर डायरेक्ट करते तो 2 इधर आ जाता और x की पावर 1 रह जाती, तो -2x कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अभी इस फंक्शन का ग्राफ देखें, 12 माइनस एक्स स्क्वेयर का, ये उल्टा है, माइनस एक्स स्क्वेयर है तो उल्टा पैराबोला है और कट कहाँ पे कर रहा है, y इंटरसेप्ट 12 है और इसका डेरिवेटिव -2x है। 2x तो यूँ जाता था, -2x यूँ नीचे की तरफ आ रहा होगा क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। पार्ट ई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16x स्क्वेयर माइनस 7x। दो दफ़ा इसमें x आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में इसमें भी x प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे, इसमें भी x प्लस डेल्टा एक्स कर देंगे। इसको ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। और इसको ओपन करेंगे तो -7x माइनस 7 डेल्टा एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये -7x माइनस 7 डेल्टा एक्स। अभी चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की तरफ, फार्मूला लिखेंगे और इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू डाल देंगे। माइनस एफ ऑफ एक्स है अगला, तो माइनस के साथ ये वाली चीज़, माइनस इंटू 16x स्क्वायर माइनस 7x। अब इसको ओपन करें, पहली चीज़ एट इज और अगले वाले के अंदर नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, -16x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर से 7x और -7x। बाकी देखें हमारे पास पीछे क्या बच गया, ऊपर 32x डेल्टा एक्स प्लस 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 7 डेल्टा एक्स। सब में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो बाकी बच जाता है 32x प्लस 16 डेल्टा एक्स माइनस 7। ये डेल्टा एक्स से कट गया। अब हमारे पास पीछे 32x, अब लिमिट लगाना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, 32x एज इट इज उतारा, लिमिट अब लगा रहे हैं, प्लस 16 इंटू 0 माइनस 7, तो ये तो 0 रह गया, ये बच गया 32x माइनस 7 जो कि हमारा डेरिवेटिव है। 16x स्क्वायर माइनस 7x का डेरिवेटिव लीनियर फंक्शन है 32x माइनस 7। ये कैसा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32 और x की पावर 1 कम हो जाती है।
और यहाँ पे x की पावर 1 थी तो 1 इधर आया, मल्टीप्लाई हुआ तो -7 और x की पावर 0 रह गई। ग्राफ देख लें, 16x² - 7x, ये क्वाड्रेटिक है तो इस तरह पैराबोला बनेगा, ठीक है। और -7x चूँकि स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है राइट साइड पे, तो ये थोड़ा सा उठ के नीचे की तरफ राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। इसका जो डेरिवेटिव है बड़ा 32x बहुत ज़्यादा स्लोप है और इंटरसेप्ट कर रहा है नीचे y -7 पे, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा और यहाँ से यूं जाएगी लाइन 32x - 7। पार्ट f इसका फाइनल पार्ट है f(x) = 7/x, तो f(x) + Δx हो जाएगा 7/x + Δx। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फार्मूला लिख लें और f(x) + Δx की जगह हम लोग वैल्यू डालेंगे ये वाली 7/x + Δx, माइनस ऑफ f(x) की जगह माइनस ब्रैकेट में 7/x। अभी देख लेते हैं 1/Δx हम लोगों ने ये वाला अलहदा लिख लिया क्योंकि आगे न्यूमरेटर में इतनी सारी चीज़ें थी तो इसको हम लोगों ने एलसीएम भी लेना होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x + Δx × x। अब ऊपर क्या आएगा यहाँ पे 7 × x माइनस 7 × x + Δx। फर्दर सॉल्व करते हैं, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 7x - 7x - 7Δx, इसमें से 7x और -7x कट गया। अभी आप देखें ऊपर क्या बच गया, -7Δx। ऊपर वाला Δx नीचे वाले Δx से कैंसिल आउट हो रहा है। अब अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर दें Δx की 0, तो हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा -7/x प्लस Δx की जगह 0 लिख दिया और x ये आ गया -7/x²। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। इसको हम लोग मज़ीद x² को ऊपर ले जाते हैं तो x² -2। तो 7/x का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, और ऐसा भी बीच में ब्रोकन है। 7/x से मुराद क्या है, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 3.5। इसी तरह अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 रखें तो y की वैल्यू -1। इसका डेरिवेटिव ऐसा होगा, बड़ा डिफिकल्ट सा है, ज़्यादा इसको रहने दें। -7x² - 2 आपसे पूछा भी नहीं किया। Question number 7. Use function f(x) = x² - 7x + 6 to do the following functions. इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट P whose coordinates are 5, -4। ग्राफिक भी समझें। ये है हमारा फंक्शन x² - 7x + 6। x² आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है तो ये पैराबोला होगा, लेकिन इसको यहाँ होना चाहिए था 0। ये यहाँ क्यों आया है, क्योंकि -7x यानी नेगेटिव स्लोप है, वो नीचे की तरफ इसको पुश कर रहा है तो वो इधर आ गया। और ये जो +6 है ये बता रहा है कि ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, 0.6 पे। हमें कहा गया है कि डेरिवेटिव मालूम करें इसका एट पॉइंट 5, -4। तो पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसमें डालेंगे x कोऑर्डिनेट, तो स्लोप मिल जाएगा एट दिस पॉइंट। तो फंक्शन है x² - 7x + 6। तो हम लोगों ने चूंकि फार्मूले से करना होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो f(x + Δx) लेंगे। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पे x + Δx डाल देंगे। तो इस x + Δx होल स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे, -7x - 7Δx और आखिर में +6। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फार्मूला क्या है, लिमिट Δx टेंड्स टू 0, f(x + Δx - f(x) / Δx। तो पहले f(x + Δx) की वैल्यू डालनी है, ये डाल देंगे। माइनस f(x) है तो f(x) की वैल्यू ये है, माइनस करके ये डाल देंगे ब्रैकेट में। अब पहला हिस्सा तो एज इट इज़ उतर आएगा, दूसरे हिस्से के अंदर जब माइनस जाएगी तो साइंस चेंज हो जाएंगे, -x² + 7x - 6। अब देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, x² से कैंसिल आउट हो गया, और -7x + 7x से कैंसिल आउट हो गया, और +6 - 6 से कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग न्यूमरेटर में से Δx को कॉमन ले लेते हैं। Δx कॉमन आया तो अंदर बच गया 2x + Δx - 7। ये Δx से कैंसिल आउट भी हो गया। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी जहाँ पे Δx की वैल्यू है वहाँ पे 0 डाल देते हैं। तो 2x एज इट इज़ रहा, प्लस Δx की जगह +0 हो गया, और ये -7। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा इक्वल टू 2x - 7। ये 2x - 7 हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन आ गया है, जो कि लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की पावर 1 है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 2x यानी x के अलोंग
1 यूनिट जाने पे y के अलॉन्ग 2 यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, जबकि y इंटरसेप्ट -7 है, यानी कि y एक्सिस को -7 पॉइंट पे कट करेगा। अब हमने डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी है x की, जो कि गिवन है पॉइंट p 5, -4 में 5। तो ये हो जाएगी 2 × 5 - 7, 10 - 7 = 3। और याद रखें डेरिवेटिव एट पॉइंट जब निकाल लें तो वो उस पॉइंट का स्लोप होता है। ग्राफ में देखें, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव फंक्शन का स्लोप 3 होगा। अब इस स्लोप की मदद से यहाँ टेंजेंट बनाएंगे। इसके लिए आपको स्लोप का फॉर्मूला याद होगा। पार्ट बी है भी यही, फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व y = x² - 7x + 6 एट पॉइंट p 5, -4। तो मैं क्या कह रहा था, इसके लिए आपको स्लोप का फॉर्मूला याद होगा, राइज ओवर रन। स्लोप = राइज ओवर रन। स्लोप को m कहते हैं। इसकी इक्वेशन होगी y - y1 = m × x - x1। इसमें अब वैल्यूज डालते हैं। y - -4 = 3 × x - 5। याद रहे हमेशा x1 और y1 की जगह पे ही वैल्यू डालनी है, क्योंकि आपको जो एनिमेशन भी दिखाई थी उसमें सेकंड पॉइंट को करीब लाया गया था किस पॉइंट के, फर्स्ट पॉइंट के, और ये है फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। तो y1 की जगह -4 डाला है और x1 की जगह 5। तो ये बन गया y + 4 = 3x - 15, y = 3x - 15 - 4, y = 3x - 19। इसका ग्राफ डॉटेड ब्लैक लाइन है। हमारे ओरिजिनल रेड फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाला था 2x - 7, जबकि उस डेरिवेटिव का एट पॉइंट x = 5 स्लोप निकाला था 3। वहाँ टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है 3x - 19। -19 का मतलब y को -19 पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा, जो इस वक्त काफ़ी नीचे है हमारी स्क्रीन से। देखें इस टेंजेंट लाइन का स्लोप 3 है, जबकि मेन डेरिवेटिव का स्लोप 2 था। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सर्फेस है, रेगुलरली इसका टेंजेंट हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। पार्ट सी है, व्यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट पॉइंट p 6, 0। पहले दोनों पार्ट्स को मिला के इन्होंने एक तीसरा पार्ट बना दिया। स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट मालूम करने के लिए पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, ये हम सीख चुके हैं, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं पार्ट ए में, 2x - 7। अब स्लोप निकालने के लिए x = 6 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 × 6 - 7 = 12 - 7 = 5। ये 5 आपको स्लोप मिल गया है एट पॉइंट 6, 0, जो कि ग्रीन डॉट से शो कर रहा हूँ। स्लोप ओरिजिनल फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा है। ओरिजिनल फंक्शन का स्लोप 2 है, जबकि यहाँ हमने 5 निकाला है। अब इस ग्रीन पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए भी पार्ट ए और बी की तरह स्लोप इक्वेशन में m = 5 और कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 वो डालने हैं। x1 क्या है 6, y1 क्या है 0। तो पुट करते हैं। सॉल्व करने पे इससे हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब ग्राफ की तरफ गौर से देखें, इसको ड्रॉ करते हैं। बहुत स्टीप है, इसकी इक्वेशन यहाँ लिख भी देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको। पहले पॉइंट 5, -4 को देखें, इसका टेंजेंट इस तरह का है अगर जूम करके देखें। और सेकंड पॉइंट जो 6, 0 था, उसको भी ज़रा जूम करके देखें। उम्मीद है इस क्वेश्चन से डेरिवेटिव, फिर उसके बाद स्लोप और फिर फाइनली उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालने का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। Question number 8. Use definition of derivative to determine slope of the tangent line to the curve at a point given and then find out tangent line equation on the curve at the same point for the following curves. 4 इसके पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में जो प्रॉब्लम है कि पॉइंट भी पूरा नहीं गिवन, सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया है जिसको हम x1 कहते हैं। तो पहला काम हम y1 मालूम करने के लिए इस x1 को फंक्शन ऑफ x में पुट करेंगे, तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा काम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल।
तीसरा काम स्लोप m फाइंड करेंगे x1 की वैल्यू को डेरिवेटिव में डाल के। याद रहे x की वैल्यू फंक्शन ऑफ x में डालने से y मिलता है, जबकि डेरिवेटिव में डालने से स्लोप मिलता है। फाइनली टेंजेंट इक्वेशन में x1 y1 और m की वैल्यूज़ डाल के टेंजेंट लाइन इक्वेशन मिल जाएगी। पार्ट ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x एक्स इज इक्वल टू 3। ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं ये फर्स्ट पॉइंट के होते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में सेकंड पॉइंट को करीब लाते लाते हम ऑलमोस्ट फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ले आते हैं, जैसा कि मैंने इनिशियल वीडियो में आपने दिखाया था। अब इस x1 कोऑर्डिनेट को फंक्शन में पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे हमें 12 मिल गई है। बाय फर्स्ट रूल डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी रिक्वायर्ड है, इसलिए जहाँ जहाँ हमारी इक्वेशन में x था वहाँ पे हम लोग x प्लस डेल्टा एक्स लिख लेते हैं। इससे हमें मिल जाएगा माइनस इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, और अगले वाले को प्लस 7x प्लस 7 डेल्टा एक्स। इसको फर्दर ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबके साइन नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 डेल्टा एक्स। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख लेंगे, और नेक्स्ट माइनस करना है फंक्शन ऑफ एक्स को, तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे और माइनस साइन बाहर रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एज इट इज उतार लिया, जबकि माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे एक्स स्क्वेयर और माइनस 7x। अब देखते हैं कोई चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गए, जबकि माइनस 7x और प्लस 7x कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा एक्स को न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, माइनस 2x माइनस डेल्टा एक्स प्लस 7। अब इस स्टेप में हम लोगों ने ऊपर वाले डेल्टा एक्स को जो कॉमन लिया था और नीचे वाले डेल्टा एक्स को कैंसिल आउट कर दिया, और अब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा एक्स की 0 वैल्यू डाल देंगे अपने इस टर्म के अंदर सब में जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है। तो पहला तो माइनस 2x ही रहा, अगला जो माइनस डेल्टा एक्स है वो माइनस 0 हो जाएगा प्लस 7, तो हमारे पास माइनस 2x प्लस 7 आ गया, ये हमारा डेरिवेटिव है। याद है डेरिवेटिव में x की वैल्यू डालने से हमें स्लोप m मिलता है, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 3 प्लस 7, यानी माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 1, जो कि स्लोप m है। स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन, इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। और अगर फॉर्मूले की शक्ल में या इक्वेशन की शक्ल में लिखना हो तो स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1, और इसको सीधा करके लिख लें तो बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब हमारे पास देखें y1 की वैल्यू भी मालूम है 12, x1 की भी वैल्यू मालूम है 3, और m की भी वैल्यू मालूम है 1, तो इनको इस इक्वेशन में डाल देते हैं, y1 की जगह 12, x1 की जगह 3, m की जगह 1। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस 12 को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स या 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, इससे आ जाएगा x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारा पास जो फंक्शन गिवन था इनिशियली वो था माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x। अगर एक्स स्क्वेयर होता हमारा पैराबोला इस तरह से ऊपर की तरफ होता, यानी अगर x1 है तो y1, x2 है तो y4, x3 है तो y9। इसी तरह अगर x माइनस साइड पे होता -1 पे y1, x माइनस 2 तो y4, x माइनस 3 तो y9। लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वेयर नहीं है, हमारे पास माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो ये सारा का सारा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह। लेकिन ओवरऑल फंक्शन हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x। अगर सिर्फ 7x होता तो वो इस तरह से स्लोपिंग अपवर्ड्स होता, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 यूनिट जाने पे y एक्सिस पे 7 यूनिट्स जाता। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि जो हमारा नीचे पैराबोला है ये ऊपर जो इस तरह की हमारी ऑब्लिक लाइन है इसको खींचकर ऊपर इस तरफ ले आएगी ऐसे। अभी हमारा आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x। अब इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है x इज इक्वल टू 3, जो कि x1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने रिटर्न के अंदर, तो हम लोग फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, उससे हमें y मिल जाता है 12। लेकिन ग्राफिकली क्या करना होता है, x इज इक्वल टू 3 पे आप लोग एक अगर लाइन ड्रॉ करें इमेजिनरी, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे टच कर रहा है हमारे ग्राफ को, y इज इक्वल टू 12 पे। तो ये आपको पॉइंट मिल जाता है। ये आपके पास y1 और x1 दोनों आ चुके हैं इस फंक्शन के।
अभी आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया था, डेरिवेटिव क्या बना था फंक्शन का, -2x + 7। तो इसको ड्रॉ करते हैं, अगर -2x होता तो ये ऐसा होता, यानी अलॉन्ग x एक्सिस 1 यूनिट जाने पे y एक्सिस पे नेगेटिव नीचे जा रहा होता, नेगेटिव स्लोप होता और 2 यूनिट्स जा रहे होते। -2x + 7 कि ये उठ के इसको y एक्सिस पे 7 पे इंटरसेप्ट करेगा यहाँ पे। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव में भी आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है x = 3 पे। जिस तरह आपने इस डेरिवेटिव के फंक्शन में जब 3 डाला था तो आपको जो y की आउटपुट मिली थी वो स्लोप मिला था अपने इस फंक्शन का। तो ये देखते हैं, अगर x के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करें इमेजिनरी, तो देखें आपके इस डेरिवेटिव को कहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, y = 1 पे। ये आपको पॉइंट मिला, इसको आप लेबल कर लें। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है बेसिकली वो स्लोप है इस फंक्शन का इस पॉइंट पे, क्योंकि इन दोनों में से इसी जगह से लाइन गुजर रही है। तो ये आपके पास स्लोप भी आ गया, आपके पास x1 भी है, y1 भी है और स्लोप भी है। स्लोप = y - y1 / x - x1 के अंदर डाल के आपने टेंजेंट इक्वेशन निकाली थी, y = x + 9, जो कि ऐसे यहाँ से पॉइंट से गुजर रही है। अगर बिल्कुल छोटा करके देखें तो आपको नज़र भी आ जाएगा कि ये टेंजेंट है। पार्ट बी, f(x) = 6x² - 11x - 10 गिवन x कोऑर्डिनेट = 1। कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं फर्स्ट पॉइंट के, जो कि मैं पार्ट ए में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में सेकंड पॉइंट को करीब लाते लाते ऑलमोस्ट फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही ले आते हैं। अब इस x1 कोऑर्डिनेट को फंक्शन में पुट करने से y1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि -15 यहाँ पे आ रही है। बाय फर्स्ट रूल डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमें f(x) + Δx की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग x के अंदर जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे x + Δx लिख लेते हैं और फिर इसको ओपन करेंगे, ये a + b² के फॉर्मूले से खुल जाएगा, x² + 2x Δx + Δx² और -11 जब अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा -11x - 11 Δx और -10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 6 को अंदर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² + 12x Δx + 6 Δx², ये एज इट इज़ उतरेंगे, -11x - 11 Δx - 10। अब हम लोग डेरिवेटिव लेने के लिए f(x) + Δx की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फिर -f(x) करना है तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर f(x) की वैल्यूज़। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -f(x) को खोल लेते हैं, जो भी अंदर चीज़ें थी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे अंदर 6x² था तो वो -6x हो जाएगा, -11x था तो +11x और -10 था तो +10 हो जाएगा। अब देखते हैं न्यूमरेटर में कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। 6x² -6x² से कैंसिल आउट हो गया, -11x +11x से कैंसिल आउट हो गया और -10 +10 से कैंसिल आउट हो गया। अब हम न्यूमरेटर में से Δx को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, 12x + 6 Δx - 11। न्यूमरेटर का जो कॉमन लिया हुआ Δx था वो डिनोमिनेटर के Δx से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम लोग तैयार हैं Δx की लिमिट को अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग लिख लेंगे पहला 12x + 6 Δx की जगह +6 × 0 हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप हमारा है -11 = 12x - 11। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। याद है डेरिवेटिव में फंक्शन की x वैल्यू डालने से हमें स्लोप m मिलता है, तो ये हो गया 12 × 1 - 11, यानी 12 - 11 = 1, जो कि स्लोप m है। स्लोप होता है राइज ओवर रन, इसको लिखते इस तरह है और इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखें तो y - y1 / x - x1 सीधा करके लिख लें तो y - y1 = m × x - x1। अब हमारे पास देखें m की भी वैल्यू मौजूद है, y1 और x1 की भी वॉल्यूम मौजूद है। साइंस का ख्याल रखना है, y - y1 की वैल्यू चूँकि -15 है लिहाजा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, m 1 है और x1 की वैल्यू सिंपल 1 थी। अब ये -15 और माइनस मल्टीप्लाई होकर +15 हो जाएगा, लेकिन जब उस तरफ जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, जबकि इधर से हमें मिला था x - 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो y = x - 16, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं 6x² - 11x - 10। अगर सिर्फ 6x² होता तो इस तरह अपवर्ड पैराबोला होता, लेकिन साथ में -11x भी है, तो -11x का मतलब है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इतना कि अलॉन्ग 1 यूनिट अलॉन्ग x एक्सिस जाने पे -11 अलॉन्ग y एक्सिस जाता, लेकिन -10 भी है साथ में, तो -10 का मतलब होता है कि यहाँ से गुजरेगी ये वाली लाइन।
तो इन तीनों का नेट इफ़ेक्ट क्या बन जाएगा कि इसको नीचे, ये जो हमारा पैराबोला है, मेन पैराबोला है, इसको नीचे थोड़ा सा राइट साइड पे इस तरह से शिफ्ट करेगा कि इसका ये कर्व यहाँ पे -10 से गुज़र रहा हो। ये देखें, ऐसा हमारा पैराबोला बनेगा फंक्शन। अब हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है 1, तो फंक्शन में जब डाला था हम लोगों ने तो हमें y की वैल्यू मिली थी -15। ग्राफ में x = 1 पे आप एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये y एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रही है। ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, जिसको हम लोग कह देते हैं 1, -15। तो ये हमें पॉइंट मिल गया इसका। अब हम लोगों ने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था। डेरिवेटिव निकला था 12x - 11। तो अगर सिर्फ 12x होता तो वो इस तरह स्लोपिंग अपवर्ड्स होता, यानी अलोंग x एक्सिस 1 यूनिट जाने पे y एक्सिस के अलोंग 12 यूनिट जाएगा। लेकिन हमारा तो 12x - 11 है, यानी इस पूरी लाइन को नीचे इतना खींच के लेके आएगा कि ये -11 में से गुजरे। तो ये रहा हमारा 12x - 11 हमारा डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में भी जब x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कि 1, तो x कोऑर्डिनेट जब इसमें हम लोग इंसर्ट किया था तो हमें y की वैल्यू मिली थी 1। ग्राफ में कैसे होगा कि x1 के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो करस्पॉन्डिंगली देखें कि ये y एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, इस डेरिवेटिव के ऊपर। तो ये इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, जिसको हम लोग लेबल कर देते हैं 1,1। तो हमारे पास मेन फंक्शन भी था, उसके हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए x1 y1 और जो कि थे 1, -15। फिर हमने डेरिवेटिव बनाया, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1,1। ये वाला जो 1 है ये स्लोप है इस फंक्शन का इस पॉइंट के ऊपर। तो अब हम लोगों ने फिर फाइनली टेंजेंट इक्वेशन जो कि स्लोप y - y1 डिवाइड बाई x - x1 के अंदर अपनी वैल्यूज डाली थी, x1 y1 की और m की। इससे हमारे पास जो फंक्शन आया था फाइनली, जो टेंजेंट लाइन जिसको कहते हैं y x - 16 थी, जिसको हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ से इस तरह टेंजेंट लाइन बनती है। इसको अगर क्लोजअप में देखें तो सिर्फ इतना एरिया हम लोग जूम करते हैं तो ये आप देखें टेंजेंट लाइन जो है उसका स्लोप कितना है 1। अलोंग एक्सिस x एक्सिस 1 यूनिट जाने पे अलोंग y एक्सिस भी 1 यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारा स्लोप 1 है जो हम लोगों ने डेरिवेटिव की मदद से निकाला था। पार्ट सी, f(x) है -3x² - 6x - 10 गिवन x = 0। कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं फर्स्ट पॉइंट के, जो मैं स्टार्ट पार्ट 1A में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन में सेकंड पॉइंट को करीब लाते लाते ऑलमोस्ट फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही ले आते हैं। अब इस x1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी -10। बाय फर्स्ट रूल डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमें f(x) + Δx भी चाहिए होता है। तो जो f(x) के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x + Δx लिख लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो ये a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन होगा। -3 × a² + 2ab + b² की जगह x² + 2x Δx + Δx²। ये ओपन करेंगे -6x - 6 Δx और ये -10 एज इट इज़। इसको फर्दर ओपन करेंगे तो ये -3x² - 6x Δx - 3 Δx², क्योंकि -3 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो गया और ये एज इट इज़ है। अब हम लोग डेरिवेटिव के अंदर अपनी वैल्यूज़ डालते हैं। f(x) + Δx की वैल्यू ये कंप्लीट डाल दी और नेक्स्ट हमें चाहिए -f(x), तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर f(x) की वैल्यू डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको ओपन करेंगे -f(x) को, तो जो जो अंदर साइन है वो चेंज हो जाएंगे। -3x² से +3x² बन जाएगा, -6x से +6x और -10 से +10। अब हम देखेंगे कौन कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं। -3x² +3x² से कैंसिल आउट हो गया, -6x +6x से कैंसिल आउट हो गया, -10 +10 से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग न्यूमरेटर के अंदर से Δx को कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा -6x - 3 Δx -6। अब न्यूमरेटर का जो कॉमन लिया हुआ Δx है उसको डिनोमिनेटर के Δx से कैंसिल आउट कर देंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे Δx टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा -6x, जो -3 Δx है वो बन जाएगा -3 × 0 -6। इससे हमारे पास आ गया -6 -6। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया है। याद है डेरिवेटिव में फंक्शन की x वैल्यू डालने से हमें स्लोप m मिलता है। तो ये हो गया -6 × 0 -6, यानी 0 - 6 जो कि है -6 के इक्वल, ये m मिल गया, यानी स्लोप जो कि होता है राइज ओवर रन।
लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। राइज ओवर रन को हम ये भी लिख सकते हैं वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। इसको सीधा इक्वेशन की शक्ल में लिख दें तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमारे पास देखें एम की वैल्यू भी गिवन है, वाई वन और एक्स वन की वैल्यूज भी गिवन है। साइंस का ख्याल रखते हुए जैसे वाई वन की वैल्यू -10 है तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे, एम की वैल्यू -6 है और अंदर एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 0 थी। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +10 जब उस तरफ जाएगा इक्वेशन के तो फिर से -10 हो जाएगा, ये -10 हो गया। जबकि ये -6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ था x से तो -6x, -6 0 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 0। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -6x -10, ये आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -3x² -6x -10। -3x² यानी कि हमारा पैराबोला नीचे की तरफ होगा और -6x मतलब स्लोप भी डाउनवर्ड्स होगा, यानी अलोंग x एक्सिस 1 यूनिट जाने पे y एक्सिस के अलोंग नीचे 6 यूनिट जा रहे होंगे। -10 का मतलब होता है कि ये क्रॉस करेगा y एक्सिस को -10 के ऊपर। तो इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट जो बनेगा, अभी देखें स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है तो ये हमारे मेन पैराबोला को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेगा यहाँ। बाकी के लेटर को रिमूव कर लेता हूँ। ये देख लें -10 का मतलब कि हमारा पैराबोला y एक्सिस को यहाँ -10 पे क्रॉस करेगा। हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है 0, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली और ये y एक्सिस पे कहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है हमारे पैराबोला को, इस पॉइंट पे -10 के ऊपर, जो कि हम लोगों ने फंक्शन में जब x की वैल्यू 0 पुट की थी तो हमारे पास y की वैल्यू आई थी -10। तो ये हमारा पॉइंट है 0, -10, यानी x कोऑर्डिनेट x1 0 है, y1 -10 है। इस फंक्शन का हम लोगों ने फिर बाद में डेरिवेटिव लिया था और डेरिवेटिव लेने से हमारे पास आंसर आया था -6x -6। तो अगर सिर्फ -6x होता तो वो इस तरीके से स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता, यानी अलोंग x एक्सिस 1 यूनिट जाने पे y एक्सिस पे नीचे 6 यूनिट। लेकिन -6x -6 है, यानी वो नीचे कहाँ से गुजर रहा होगा, यहाँ से। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है। यहाँ पे फिर एक दफ़ा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे -6 पे। तो ये हमारा पॉइंट है, इसको भी हम लोग लेबल कर लेते हैं 0, -6, यानी हमारा जो डेरिवेटिव है उसके x कोऑर्डिनेट 0 के ऊपर हमारा y कोऑर्डिनेट जिसको हम स्लोप बोलते हैं वो -6 है, जो कि हमारे इस पैराबोला के इस पॉइंट का स्लोप है बेसिकली, कि यहाँ पे कितना स्लोप है। इस डेरिवेटिव के लिए तो ये y कोऑर्डिनेट ही है, लेकिन इस पैराबोला के लिए ये जो डेरिवेटिव का y कोऑर्डिनेट होता है ये हमारा स्लोप होता है इस पॉइंट का। तो अभी इसको हम लोग फर्दर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने टेंजेंट इक्वेशन का जो फार्मूला था स्लोप इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, उसमें हमारे पास ये y1 और x1 की वैल्यू थी और ये m की वैल्यू थी। तो इसको पुट करने से हमारे पास इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू -6x -10। तो उसकी हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन बन जाती है और इसका हम लोग सिर्फ बिल्कुल करीब का हिस्सा देखते हैं ताकि हमें नज़र आए कि हाँ ये वाकई में टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर। पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3x - 4। गिवन कोऑर्डिनेट x है 1। कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं फर्स्ट पॉइंट के, जो मैं पार्ट ए में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में सेकंड पॉइंट को करीब लाते लाते ऑलमोस्ट फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही ले आते हैं। अब इस x1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 को फंक्शन में पुट करें तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी 1। बाय फर्स्ट रूल डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी चाहिए होता है। वो किस तरह मिलता है, एफ ऑफ एक्स के अंदर जहाँ पे x है उसकी जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिख दें और जो राइट साइड है उसको ओपन करेंगे तो जो x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर है इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे और इसको स्ट्रेट एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और ये -4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसको फर्दर ओपन करते हैं, 2x² प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, इसके अंदर सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू डालेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगी, और माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस बाहर रखेंगे और अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस साइन है
तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, -2x² -3x + 4। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर में कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। 2x² -2x² से कैंसिल आउट हो रहा है, और +3x -3x से, और -4 + 4 से। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में से डेल्टा x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा, 4x + 2 डेल्टा x + 3। अब न्यूमरेटर में कॉमन लिए हुए डेल्टा x को डिनोमिनेटर के डेल्टा x से कैंसिल करेंगे। हमारे पास जो चीज़ बच गई 4x + 2 डेल्टा x + 3, इसके ऊपर हम लिमिट डेल्टा x 0 अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगी 4x + 2 × 0 + 3, ये बन गया 4x + 3। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। याद है, डेरिवेटिव में फंक्शन की x वैल्यू डालने से हमें स्लोप m मिलता है। तो ये हो गया 4 × 1 + 3, यानी 4 + 3 = 7, जो कि स्लोप m है। राइज ओवर रन, स्लोप को हम लिखते हैं राइज ओवर रन। राइज का मतलब y - y1 और रन का मतलब x - x1। अब हमारे पास देखें m की वैल्यू भी गिवन है 7, x1 की वैल्यू गिवन है 1 और y1 की वैल्यू गिवन है 1। तो इनको अंदर पुट इन करते हैं, तो y - y1 = m × x - x1 के अंदर y1 की जगह 1 लिख लिया, m की जगह 7, x1 की जगह 1। अब ये -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7x - 7। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 7x - 6, जो कि इक्वेशन है टेंजेंट लाइन की। चलें अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 2x² + 3x - 4। अगर सिर्फ 2x² होता तो हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ कर्व होता। +3x का इफ़ेक्ट क्या होगा कि अलॉन्ग x एक्सिस 1 यूनिट जाने पे 3 यूनिट्स अलॉन्ग y एक्सिस ऊपर जा रहा होता है। y = -4 का मतलब है कि हमारी y एक्सिस को ये -4 के ऊपर इंटरसेप्ट करेगा हमारा पैराबोला। तो कंबाइंड इफेक्ट देख लेते हैं। ये देखें आप, y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, -4 के ऊपर। हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x = 1, जब उसको अपने फंक्शन में डाला था तो हमें y एक्सिस की वैल्यू मिली थी 1, जो कि यहाँ पे हमें ग्राफिकली भी नज़र आ रही है। इसको हम लेबल कर लेते हैं और अपनी डॉटेड लाइंस को इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपना डेरिवेटिव निकाला था, जो कि बना था 4x + 3। अगर सिर्फ 4x होता तो वो इस तरह होता, यानी अलॉन्ग x एक्सिस 1 यूनिट जाने पे y एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट्स इंक्रीज कर रहा होता। लेकिन +3 का इफेक्ट क्या होगा कि ये सारा का सारा उठ के यहाँ से गुजर जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब जब डेरिवेटिव के अंदर से हम लोगों ने अपने गिवन कोऑर्डिनेट x = 1 को गुजारा था, तो वो हमें बता रहा था कि ये y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, जो कि पॉइंट बनता है 1,7। और ये 7 जो है बेसिकली हमें इस डेरिवेटिव के अंदर तो ये y पॉइंट है, लेकिन हमारे मेन फंक्शन का ये स्लोप बता रहा है। इसकी मदद से हम लोगों ने अपनी टेंजेंट इक्वेशन जो थी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है, स्लोप = y - y1 / x - x1, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट इन की थी। ये देखें, x1 भी है, y1 भी है, और ये m भी हमें गिवन है। तो इससे हमें मिल गया था y = 7x - 6, जो कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा अगर देखें तो ये हमें बड़ा क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाता है। Study with me, a learning experience.